हेलो एवरीवन। मैं इन्वायरमेंट पे 2 वीडियो डाल चुकी हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं सम्मेलन करेंगे। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे क्योंकि अक्सर यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बन ही जाता है। तो स्टार्ट करते हैं पर्यावरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं सम्मेलन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भीमकाय पांडा निम्नलिखित प्रसिद्ध संगठनों में से किसका शुभंकर है? ऑप्शन ए है विश्व वन्यजीव निधि अथवा प्रकृति हेतु विश्वव्यापी निधि यानी कि WWF। ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ यानी कि IUCN। और ऑप्शन सी है संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृति संगठन यानी कि यूनेस्को। और ऑप्शन डी है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है विश्व वन्यजीव निधि अथवा प्रकृति हेतु विश्वव्यापी निधि। व्याख्या देख लेते हैं। अप्रैल 1961 में IUCN के सहायक संगठन विश्व वन्यजीव कोष यानी कि WWF की स्थापना हुई। इसका शुभंकर भीमकाय पांडा है। यह विश्व का सबसे बड़ा संरक्षण संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की देखभाल एवं पर्यावरण के संरक्षण, शोध एवं पुनर्स्थापन के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। भीमकाय पांडा एक शांत प्राणी है। यह IUCN को सुभेद्य यानी कि वल्नरेबल श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकृत करने हेतु जलवायु एवं स्वच्छ वायु संगठन यानी गठबंधन CCAC G20 समूह के देशों को एक अनोखी पहल है। G20 समूह के देशों की एक अनोखी पहल है। सेकंड है, CCAC मीथेन, काला कार्बन एवं हाइड्रोफ्लोरोकार्बनों पर केंद्रित करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है केवल दो सही है। जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन एक वैश्विक प्रयास है जो अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकृत करने हेतु सरकारों, नागरिक समाज और निजी क्षेत्रों को एकजुट करता है। इसलिए कथन एक सही नहीं है। CCAC मीथेन, काला कार्बन एवं हाइड्रोफ्लोरोकार्बनों पर केंद्रित करता है, इसलिए कथन दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्य में प्राणीजात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण, ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फोना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि ट्रैफिक के बारे में पूछ रहे हैं। फर्स्ट है, ट्रैफिक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP के एक अंतर्गत एक ब्यूरो है। सेकंड है, ट्रैफिक का मिशन यह सुनिश्चित करना है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा ना हो। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है केवल दो। ट्रैफिक एक गैर सरकारी संगठन है जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का एक संयुक्त कार्यक्रम है। यह संस्था वन्य जीव प्रजाति और फ्लोरा की लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है सचिवालय के साथ भी सहयोग करती है। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के सचिवालय के साथ भी सहयोग करती है। ट्रैफिक जो कि एक वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क है, जानवरों और पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निगरानी रखता है ताकि जैव विविधता, संरक्षण और टिकाऊ विकास दोनों को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है? ऑप्शन ए है एशिया विकास बैंक, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और ऑप्शन डी है विश्व बैंक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक द्वारा बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंधन किया जाता है। इस पहल का उद्देश्य विशेषकर विकासशील देशों में निर्वनीकरण एवं वनों के अवनयन एवं भूमि क्षेत्र से उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में कमी लाना है। इसके लिए यह धारणीय कृषि एवं उपयुक्त भूमि उपयोग योजनाओं, नीतियों एवं व्यवहारों को बढ़ावा देता है, इसलिए कथन डी सही है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है, यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। सेकंड है, जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इस संगठन से शुरू हुई। थर्ड है, यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र यानी इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है 1 और 3। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक संरक्षण की भागीदारी वाला संगठन है। विश्व के 120 देश इस संगठन के सदस्य हैं, जो इसकी विश्वव्यापी भागीदारी को दर्शाते हैं, इसलिए कथन 1 सही है। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल विश्व भर के पक्षियों के संरक्षण के लिए पृथ्वी के महत्वपूर्ण स्थानों को पहचानने एवं उनके संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है। इसके परिणाम स्वरूप विश्व भर में अभी तक 12,000 से अधिक महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र अथवा IBAS चिन्हित किए गए हैं। साथ ही भारत में कुल 467 IBAS वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा घोषित किए गए हैं, इसलिए कथन 3 भी सही है। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा विश्व भर में खतरे की स्थिति वाले कुल 422 IBAS की पहचान की गई है। भारत में सेवरी माहुल क्रीक मुंबई संकटपूर्ण अवस्था वाला IBA है, जहां भारी मात्रा में फ्लेमिंगो, निमराल या राजहंस पक्षी पाए जाते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना नॉर्मन मेयर ने दी थी तथा उनकी संकल्पना के आधार पर किसी क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में नामित होने के लिए निम्न 2 मापदंडों पर खरा उतरना चाहिए। फर्स्ट है, यह क्षेत्र कम से कम 0.5% या 1500 संवहनीय पौधों की स्थानिक प्रजातियों से परिपूर्ण होना चाहिए। सेकंड है, इस क्षेत्र की 70% प्राथमिक वनस्पतियां नष्ट हो चुकी हों, अर्थात यह क्षेत्र संकटपूर्ण हो, इसलिए कथन 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। सेकंड है, 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है केवल 1। व्याख्या देख लेते हैं। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जनेरियो में हुआ। इस सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसमें 170 देशों के प्रतिनिधियों, हजारों स्वयंसेवी संगठनों और अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में ही विश्व राजनीति में पर्यावरण को एक ठोस स्वरूप मिला। इस अवसर पर एजेंडा 21 पारित किया गया। सभी राष्ट्रों से निवेदन किया गया कि वे प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखें, पर्यावरण के प्रदूषण को रोकें तथा सतत विकास का रास्ता अपनाएं, इसलिए कथन 1 सही है और 2 गलत है। नेक्स्ट है, रियो +20 सम्मेलन क्या है? ऑप्शन ए, ये धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। ऑप्शन बी है, यह विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिवर्गीय मिनिस्ट्रियल बैठक है। ऑप्शन सी है, यह जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का सम्मेलन है। और ऑप्शन डी है, यह जैव विविधता पर कन्वेंशन के सदस्य देशों का सम्मेलन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, यह धारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। व्याख्या देख लेते हैं। रियो +20 सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का संक्षिप्त रूप है, जो जून 2012 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो शहर में आयोजित हुआ। यह सम्मेलन 1992 में आयोजित अति महत्वपूर्ण पृथ्वी सम्मेलन के 20 वर्ष बाद आयोजित हुआ। रियो +20 सम्मेलन का फोकस मुख्यतः गरीबी में कमी लाना, स्वच्छ ऊर्जा, सतत विकास जिसमें सामाजिक आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण भी शामिल होता है, ताकि भावी पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। नेक्स्ट है, हरित जलवायु निधि यानी कि ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? फर्स्ट है, यह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के आशय से बनी है। सेकंड है, इसे UNEP, OECD, एशिया विकास बैंक और विश्व बैंक के तत्वाधान में स्थापित किया गया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है केवल 1। व्याख्या देख लेते हैं। हरित जलवायु निधि की औपचारिक स्थापना 2010 में कानकुन में आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में की गई थी। डरबन में आयोजित COP17 में इसके प्रशासन के लिए दस्तावेज को अपनाया गया। बेसल समझौता खतरनाक अपशिष्ट के सीमा पार आवागमन एवं उनके निपटान से संबंधित है, जो कि 1989 में आया। इसका उद्देश्य खतरनाक कचरे से मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की रक्षा करना है। खतरनाक एवं अन्य अपशिष्टों के निवारण,
न्यूनीकरण एवं पुनः प्राप्ति पर कार्टाजेना घोषणा, जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 10वीं बैठक के अवसर पर अपनाया गया था, बेसल समझौता के पक्षकारों के लिए एक सुदृढ़ प्रतिबद्धता तैयार करता है, जिसके तहत उनकी खतरनाक तथा नए अपशिष्टों के उत्पादन के निवारण एवं न्यूनीकरण को प्रोत्साहित करना है। रोटरडैम समझौते को 1998 में अपनाया गया था तथा यह 2004 से प्रभाव में आया था। यह पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया के क्रियान्वयन के लिए कानूनी रूप से बाध्य दायित्वों को निर्धारित करता है। इस समझौते के अंतर्गत वे कीटनाशक तथा औद्योगिक रसायन आते हैं जिन्हें स्वास्थ्य या पर्यावरण की दृष्टि से प्रतिबंधित किया गया है। स्टॉकहोम समझौता दीर्घस्थायी रासायनिक पदार्थों से संबंधित है। इसे 2001 में अपनाया गया था तथा यह 2004 से प्रभाव में आया। नेक्स्ट है बेसल संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इसका उद्देश्य सदस्य देशों द्वारा रासायनिक हथियारों का एकत्रीकरण एवं उनके प्रयोग को नियंत्रित करना है। सेकेंड है, भारत इस संधि का एक साझी है। थर्ड है, पक्षकारों का सम्मेलन इस संधि के कार्यान्वयन हेतु नीतियां तैयार करता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए है 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी है केवल 1 और 2। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है केवल 2 और 3। बेसल संधि का लक्ष्य खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पार स्थानांतरण को प्रतिबंधित करना और इसका निपटान करना है। यह रासायनिक हथियारों के उपयोग और एकत्रीकरण से संबंधित नहीं है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। बेसल संधि को बेसल स्विट्जरलैंड में पक्षकारों का सम्मेलन द्वारा 22 मार्च 1989 को अपनाया गया था। भारत ने 24 जून 1992 को इस कन्वेंशन की 1992 को इस कन्वेंशन की पुष्टि की और इसके पक्षकारों में शामिल हुआ, इसलिए कथन 2 सही है। सीमा पार हस्तांतरण का अर्थ है एक देश के राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से किसी अन्य देश के राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार में किसी भी प्रकार का संचलन या लेन देन। कोप बेसल संधि का प्राथमिक अंग है। यह इस संधि के कार्यान्वयन हेतु नीतियां तैयार करता है। कोप का सम्मेलन प्रत्येक 2 वर्षों में कम से कम एक बार होता है और इसके पक्षकार देश सर्वसम्मति में से इसके फैसलों का अनुसरण करने की कोशिश करते हैं, इसलिए कथन 3 सही है। नेक्स्ट है, वन प्लेनेट सिटी निम्नलिखित में से किसकी पहल है? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावास, ऑप्शन बी है प्रकृति संरक्षण हेतु विश्वव्यापी कोष, ऑप्शन सी है वैश्विक पर्यावरण सुविधा और ऑप्शन डी है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है प्रकृति संरक्षण हेतु विश्वव्यापी कोष। वन प्लेनेट सिटी ये क्या है देखते हैं। यह प्रकृति संरक्षण पर विश्वव्यापी कोष है, मतलब विश्वव्यापी कोष की एक पहल है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक संलग्नता, राजनीतिक नेतृत्व और उद्यमशीलता में वृद्धि करना है, इसलिए विकल्प भी सही है। यह शहरों के रूपांतरण, उनके निर्माण और विकास के समर्थन का लक्ष्य रखता है ताकि सभी लोगों को विकास एवं समृद्धि का अवसर प्राप्त हो सके। साथ ही पृथ्वी की पारिस्थितिकीय सीमाओं को भी ध्यान में रखा जाए। तीव्र गति से बढ़ती शहरी जनसंख्या के परिणाम स्वरूप शहरों को पर्यावरण और जलवायु से संबंधित चुनौतियों की एक विस्तृत श्रृंखला का सामना करना पड़ता है। सौभाग्य से कई प्रगतिशील शहर इन महत्वपूर्ण चुनौतियों से निपटने के लिए न केवल संसाधन प्रभावी और अभिनव समाधान विकसित कर रहे हैं, बल्कि पानी, भोजन, आवास, परिवहन और ऊर्जा तक पहुंच संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। WWF ने कुछ सर्वाधिक प्रेरणादायक शहरों और उनके अभिनव समाधानों को उजागर करने के लिए वन प्लेनेट सिटी चैलेंज और अर्बन सॉल्यूशंस योजना प्रस्तुत की है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य विश्व भर के शहरों में सतत समाधानों के साझाकरण और प्रतिकृति को सुविधाजनक बनाना है। नेक्स्ट है, बेलमोंट फोरम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यह वैश्विक जलवायु परिवर्तन अनुसंधान एवं अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषदों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सेकंड है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय बेलमोंट फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी है केवल 2, ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है केवल 1। बेलमोंट फोरम की स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी। यह वैश्विक जलवायु परिवर्तन अनुसंधान एवं अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषदों को वित्तीय सहायता प्रदान करने बेलमोंट फोरम की स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी। यह वैश्विक जलवायु परिवर्तन अनुसंधान एवं अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषदों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाला विश्व का एक प्रमुख उच्च स्तरीय समूह है। बेलमोंट की गतिविधियों के समन्वय के लिए फोरम के किसी एक सदस्य द्वारा बारी बारी से सेक्रेटेरिएट की मेजबानी की जाती है।
बेलमोंट फोरम की गतिविधियों का संचालन सदस्य देशों द्वारा वस्तुओं या नकद सहयोग के माध्यम से किया जाता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय बेलमोंट फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते में भारत द्वारा प्रस्तुत प्रावधान विकसित देशों की समान भागीदारी और ज्यादा जिम्मेदारी को समर्थन नहीं प्राप्त हो सका। सेकंड है, अमेरिका के दबाव में समानता के सिद्धांत को ही अपनाया गया लेकिन पर्यावरणीय न्याय को भी स्वीकृति मिली। थर्ड है, कार्बन संग्रहण यानी सिक्वेस्ट्रेशन के माध्यम से संग्रहित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जा सकता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 1 और 3, ऑप्शन सी है 2 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। व्याख्या देख लेते हैं। पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के संदर्भ में उपयुक्त सभी कथन सही हैं क्योंकि इस समझौते में भारत द्वारा प्रस्तुत प्रावधान समान किंतु विभेदीकृत उत्तरदायित्व को समर्थन प्राप्त नहीं हो सका और अमेरिका के दबाव में समानता के सिद्धांत को ही अपनाया गया लेकिन पर्यावरणीय न्याय को स्वीकृति मिली, जो कि भारत तथा विकासशील देशों के समूह G77 की प्रमुख मांग थी। कार्बन संग्रहण यानी सिक्वेस्ट्रेशन के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड के वायुमंडलीय या मनुष्य द्वारा निर्मित स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड संग्रहित कर उसे लंबे समय के लिए भंडारित किया जाता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न उद्योगों में इसका उपयोग किया जा सके। यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन। अगर ये आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें।